भारत के करीब 780 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब सारे जगहों पे खेलो इंडिया सेंटर है। 300 के करीब खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं, प्राइवेट एकेडमी, गोपी चंद जैसे लोगों की, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी ऊषा जैसे लोगों की, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर जैसे लोग, ये सब इसमें टॉप्स जैसी स्कीम का भी मदद लिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर होगा। खिलाड़ी के पास एक जगह है जहां वो जा सकता है, खेल सकता है और ट्रेनिंग ले सकता है। नया वाला जो खेलो इंडिया अभी भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, इसको तो हम खेल जगत की क्रांति से कम कुछ नहीं समझ सकते। 8 गुना ज्यादा बजट सपोर्ट है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट 10 टाइम्स मोर खेलो इंडिया एथलीट बना सकते हैं हम, यानी उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। उनको एक पैसा भी नहीं खर्च करना होगा, भारत सरकार उनका सारा खर्च उठाएगी। साई के जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, NCOEs, STCs, नए वाले स्कीम में कोचेस के लिए एक प्रावधान है। कोच को हम न सिर्फ ट्रेन करेंगे, नए कोचेस बनाएंगे, कोचेस को हायर करने की स्कीम रखेंगे, स्टेट को सपोर्ट देंगे कि NSF को सपोर्ट, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सपोर्ट देंगे कि वो कोच हायर कर सके। अभी तो हम खेलो इंडिया स्वदेशी खेल भी शुरू करने वाले हैं, जो अगले साल होगा। प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार का यही एक ध्येय था इसमें कि हम फिट इंडिया एक मुहिम शुरू करें, एक आंदोलन शुरू करें और लोगों को फिटनेस एक्टिविटी की ओर इंस्पायर करें। माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की प्रेरणा से कि साइकिलिंग एक्टिविटी को हम शुरू करें, क्योंकि ये ऐसी फिटनेस एक्टिविटी है विच इज काइंड ऑफ ईजियर टू अडॉप्ट, यू नो। खाकी से खेलो इंडिया तक, टुडे वी हैव समवन हु मे हैव चेंज्ड हिज करियर फील्ड, पर गेम हमेशा नेशन बिल्डिंग का ही है। एन IPS ऑफिसर, फिटनेस एंथुसियास्ट, 2-टाइम गैलेंट्री मेडल अवॉर्डी, और अब मिशन है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चैंपियंस को रेडी करना। मयंक सर, वेलकम टू वन इंडिया। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड। सर, पॉलिसी पर बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट योर फिटनेस। आपका डेली रूटीन क्या रहता है और ये डिसिप्लिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है? वेल, डेली रूटीन मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो डिपेंड करता है कि मेरा आज का शेड्यूल कैसा है, कितना काम है। मुझे ये भी पता है कि कम से कम मुझे सोने में भी थोड़ा सा वो रहना चाहिए, पर्टिकुलर रहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप तो होनी चाहिए। नेवरदलेस, whenever I get an opportunity, I certainly go to gym and फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज तो ले ही लेता हूँ, अगर समय कम है तो भी। IPS ऑफिसर से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर तक यूनिफॉर्म में गुजारे सालों ने आज के एडमिनिस्ट्रेटर मयंक श्रीवास्तव को कैसे शेप किया है? UPSC से क्वालिफाई होने के बाद जब अपनी एकेडमी में जाते हैं जी, तो हम लोग को लीडरशिप की एक ट्रेनिंग होती है। ऑफ कोर्स लीडरशिप इन्वॉल्व्स प्लेंटी ऑफ थिंग्स, सो यू मस्ट नो कि ग्राउंड लेवल पे करना क्या होता है, कैसे करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है डिसीजन मेकिंग। तो आप ट्रेंड हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और आपने निर्णय लेने होते हैं, तेज़ निर्णय लेने होते हैं। पुलिस में ये तेज़ निर्णय लेने वाला ज़्यादा होता है। मैं तो ऐसे इलाकों में पुलिसिंग किया हूँ जहाँ पे एक सेकंड में आपको निर्णय लेना होता है कि गोली खानी है या गोली चलानी है। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, निर्णय कैसे लिया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। और साथ ही साथ जब हम लोग का जिस तरह का काम है ऑपरेशनल ऑन पे, तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस से दो चार होना पड़ता है जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि इस वाले केस में बहुत सेंसिटिव मसले होते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये आउट ऑफ हैंड ना जाए और हम हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकें। तो ये अब ऑब्वियसली ये बहुत हेल्प करता है आपको आगे की लाइफ में भी, और कोई भी रोल आपको अगर देंगे तो आप उसमें फिट हो सकते हैं। सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट कौन सा रहा और सबसे सेटिस्फाइंग कौन सा रहा आपके लिए? हर असाइनमेंट से आपके पास बहुत चैलेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स जो बाहर से देख रहा है उसके लिए लगेगा कि नक्सल एरिया बहुत चैलेंजिंग रही होगी, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें जान न सिर्फ मेरी इन्वॉल्व थी बल्कि और लोगों की भी इन्वॉल्व रहती है, और आपके निर्णयों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि एक ऐसी रूटीन, एक ऐसी एक्टिविटी में आपको एंगेज रहना पड़ता है जो कि बहुत टफ होती है। गेरिल्ला वॉरफेयर था वो, और गेरिल्ला वॉरफेयर दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। आपने सुना होगा कि वियतनाम जैसा छोटू सा देश, उसने अमेरिका बहुत ज़्यादा उसका पसीना बहा दिया था, और सही मायने में बोले तो अमेरिका वो लड़ाई हार गया था वियतनाम की। और तो गेरिल्ला वॉरफेयर ऐसी लड़ाई है जो बहुत मुश्किल होती है, उसको जज करना, उसमें एक ये तय करना कि आप
किस रास्ते से जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें चुनौतियां थी। लोग बोलेंगे कि बाहर के लोग कि वो बड़ा टफ था, लेकिन स्पोर्ट्स भी टफ है। आप अगर देखिए कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जो स्पोर्टिंग हमारा कल्चर है भारत का, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। भारत में एक खेल संस्कृति का निर्माण करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी भी मध्यम वर्गीय लोगों को ये लगता है कि शायद खेल में करियर नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार उधर मत जाओ, तुम्हारे क्योंकि करियर नहीं है, पढ़ लो, ये कर लोगे, एग्जाम पास कर लोगे तो एक अच्छा करियर बनेगा। तो हम लोगों के पास वो निर्माण करना वो बहुत बड़ा एक पूरा एक कह लें कि परसेप्शन मैनेजमेंट है वो। और एक्चुअल खेल की बात करें तो एक्चुअल खेल में भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता केवल खेल करके नौकरी पाने तक की रहती है। तो जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं, और भारत जिनके सहारे खेल महाशक्ति बनने का स्वप्न देख रहा है, वो चीज़ जो है करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चैलेंजिंग ये भी है। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत चैलेंजिंग होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि छोटी छोटी चीज़ों से लोग सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं, है ना। तो वो बहुत टची होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे निर्णय लेने होते हैं। अगर कोई कम्युनल फ्लैश पॉइंट है, कैसे उससे निपटना है कि वो स्नो बॉल ना करे, वो बहुत बड़ा ना बन जाए। तो मतलब हर चीज़ का अपना एक चैलेंज है, और ये कह लें कि हर चीज़ का अपना एक मज़ा है। सर, छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज में काम करते हुए आपने यूथ को बहुत क्लोजली देखा है। उनके एस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन को लेकर आपने क्या सीखा? मुझे नहीं लगता कि उनके एस्पिरेशंस और फ्रस्ट्रेशन हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। CPI माओइस्ट आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो ये आधी पॉलिटिकल है, आधी मिलिट्री है, और शुरुआत में ये 90% मिलिट्री होती है, 10% पॉलिटिकल होती है। और साथ ही साथ इस 90% मिलिट्री और 10% पॉलिटिकल के साथ एक प्रोपेगेंडा एक्टिविटी चलती रहती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। मतलब उसका अलग ही एक कह लें कि उसकी अलग ही एक रिजीम है, उसका अलग ही एक तरीका है। तो वो इन सब से जब पूरी उस जगह की जनता त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, शुरू में उनको जो भी लगता हो, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि ये कुछ और चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है जो ये लोग क्लेम करते हैं, जिसका दावा ये करते हैं, बिल्कुल वो नहीं है। तो वहाँ पे जो यूथ था ना, उसकी सबसे बड़ी जो यर्निंग थी कह लें, सबसे बड़ी इच्छा थी, वो थी शांति, कि वो कैसे मिलेगी। यार हम क्यों मजबूर हैं कि हम माओवादी आते हैं और हमें हमारे साथ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट उनके फोर्स्ड रिक्रूटमेंट है, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। अब वो सिस्टम उन्होंने ऐसा बना लिया था गांव स्तर पे, उनका व्यक्ति हर जगह एक एक गांव के एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब रखते थे। अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर आया है, मैं फॉर एग्जांपल नारायणपुर में था, अगर कोई गांव का व्यक्ति शहर आया है तो नक्सलियों के पास ये खबर रहती थी कि ये शहर गया है। अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं लौटा तो उसके साथ एक तथाकथित जन अदालत होती थी, जिसमें जन तो होता नहीं है, अदालत भी नहीं होती है, वो डिक्टेटरशिप होती है कि भाई तू गया था यानी तू पुलिस से मुखबिरी करके आया है। इस चीज़ को बहुत छोटे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। वो पर्सपेक्टिव, वो परिदृश्य, वो दृष्टिकोण, वो सब स्पष्ट नहीं होगा। तो एक व्यक्ति आया था, उसकी जो वाइफ है वो बीमार पड़ गई, तो उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ गया। जब वो वापस गया गांव में तो उस पर ही जो गांव का जो नक्सली व्यक्ति था, अपने बॉस लोगों को उसने खबर कर दी। उसकी जांच परख हुई कि क्यों गया था, क्यों रुका था तू। तो ये हुआ, उसने बताया, लेकिन इनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर नक्सलियों का सबसे बड़ा दुश्मन ऑफकोर्स मुखबिरी है। अगर पुलिस को उनके मूवमेंट पता चलते रहेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो बहुत उसका हिसाब किताब बहुत रखते हैं, बहुत दर्दनाक मौत देते हैं तथाकथित मुखबिर का। ये अलग बात है कि आज तक उन्होंने जितने मुखबिर, सो कॉल्ड मुखबिर मारे होंगे, उनमें से शायद ही कोई एक्चुअल मुखबिर रहा हो। नेवरदलेस तो उसको गांव से निकाल दिए कि तू देर से आया, तेरे ऊपर शक है, अब तू यहाँ नहीं रह सकता। तो अब उस यूथ का यहाँ पे इस आप परिप्रेक्ष्य में देखो, इस बैकग्राउंड में देखो, तो उसका ये था कि यार शांति कैसे मिलेगी, हम कैसे गांव में रह सकते हैं। नक्सली हमें जबरदस्ती भर्ती करते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो क्या करता था, वो बाहर चला जाता था,
वो तमिलनाडु चला जाता था, कर्नाटक चला जाता था, तेलंगाना, वहाँ काम करता था और फिर खेती के टाइम में वापस आता था। बरसात होती तो उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होती थी, नक्सली भी अपनी ट्रेनिंग करते थे, उसमें करके फिर चला जाता था। तो वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी कि शांति कैसे मिले और हम प्रोग्रेस कैसे हों। इसका एक कहने की फ्लिप साइड भी था। वो बाहर गए तो उन्होंने बाहर की दुनिया भी देखी और उन्होंने देखा कि उन्नति क्या है, प्रगति क्या है, भौतिकता क्या है, और जिसको ये लोग कहते हैं कि प्रोलेटेरियनिज्म, वो सब क्या है। तो काफ़ी उनका मार्गदर्शन, उनका इस हिसाब से काफ़ी ज्ञानवर्धन भी हुआ। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो था, उनको एक सुरक्षा का भाव देना और उस सुरक्षा के भाव के साथ पैदा होता था उनको विकास की मुख्य धारा में ले आना। तो वो कार्य हम लोगों ने करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक सफल रहे। अब तो आप जानती हैं माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व उसमें दिखाया और जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरह से इसमें कार्य किया, आज छत्तीसगढ़ से हम कह सकते हैं कि नक्सली खत्म हो चुका है। सर, अब बात करते हैं खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया का नया इनिशिएटिव स्पंदन, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका लार्जर विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये लगा भारत सरकार को कि सभी जगह पे खेलों का कोई एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है तो खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसकी योजना उन्होंने इसमें डाली। खेलो इंडिया सेंटर ये हुआ कि चूंकि हर जगह पे खेलों का एकेडमी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर होगा, कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर होगा। तो भारत के करीब 780 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब सारे जगहों पे खेलो इंडिया सेंटर है। खिलाड़ी के पास एक जगह है जहां वो जा सकता है, खेल सकता है और ट्रेनिंग ले सकता है। दूसरा, इन्होंने केवल ऐसा ही नहीं सोचा कि खेलो इंडिया सेंटर बना दिया और उसका पैसा दे दिया हमने कि सामान खरीद ले बस। उनको पता था कि कोच की समस्या है पूरे देश में, तो कोच कैसे आएंगे, इतने सेंटर होंगे तो जो पुराने खिलाड़ी हैं वो, उनको हम पास्ट चैंपियन एथलीट बोल लें, उनको हम ऑन बोर्ड करें एज अ कोच और उनको उनका पैसा भारत सरकार देगी। तो हर जगह इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया और सामान का सपोर्ट हो गया, कोच का सपोर्ट हो गया, और इसमें एलीट लेवल भी आ गया, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे हम स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, व्हाट नॉट, मैसर सपोर्ट, मालिश करने वाला भी है, फिजियो सपोर्ट, डॉक्टर, मेन कोच, असिस्टेंट कोच, सारी चीज़ों का पैसा भारत सरकार देगी। हर राज्य को बोला गया कि आप एक खेलो इंडिया सेंटर, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना लो। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का सिस्टम उन्होंने खड़ा किया। अब यहाँ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ वो अपनी प्रतिभा को निखार सके, जहाँ वो अपने खेल के जो स्किल है उसको होन कर सके। तो खेलो इंडिया गेम्स का वो शुरू हुआ। हम पहले खेलो इंडिया पैरा, यूनिवर्सिटी, यूथ और विंटर गेम ही 4 गेम कराते थे। हमारे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की प्रेरणा से अब हम 11 तरह के खेल कराते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया की ये योजना थी कि खेलों को हम सिर्फ खेल तो हम करा रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकाल करके हम ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, हम समुदायों की ओर ले जाएं जिनको अब तक ऐसे अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। हम ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाएं जहाँ पे खेल नहीं पहुँच पा रहा था। खेल नहीं पहुँच पा रहा था का मतलब एक ऑर्डरली ढंग से, एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक खेल आयोजन है वैसा नहीं पहुँच पा रहा था। तो हमने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया, उनको कंपटीशन सपोर्ट दिया। यहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी प्रतिभा निखरती है, कॉम्पिटिटिव स्किल बढ़ती है। अब ये होता है कि इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आगे जा सकते हैं। तो खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट था, जहाँ से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी थी, इन इलाकों में जाती थी, इन खेलों में जाती थी, वहाँ से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करती थी और उनको खेलो इंडिया एथलीट बनाती थी। खेलो इंडिया एथलीट को भारत सरकार 10,000 रुपये प्रति माह का, एक तरह से कह लें छात्रवृत्ति कह लें या खेल वृत्ति कह लें, वो देती थी। और जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करते थे वहाँ के लिए उसको कंपटीशन सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, उसके लिए पैसा उस इंस्टीट्यूशन को देती थी। इसी सेंस में उनको ये भी लगा कि हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी शुरू की गई,
300 के करीब खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं, प्राइवेट एकेडमी, गोपी चंद जैसे लोगों की, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी ऊषा जैसे लोगों की। तो इन लोगों की एकेडमीज को अगर यहाँ पे खेलो इंडिया एथलीट प्रैक्टिस करते हैं तो उनको सपोर्ट देंगे। अब ये खिलाड़ी जो बन गए हैं तो वो एलीट लेवल पे अब आगे जाएंगे, तो टॉप्स जैसी स्कीम थी भारत सरकार के पास, जो एक तरह से जो भी मांगेगा खिलाड़ी वो मिल जाता है। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर जैसे लोग ये सब इसमें टॉप्स जैसी स्कीम का भी मदद लिए। तो ये 360 डिग्री सपोर्ट आपने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल उनको पूरा एलीट लेवल तक पहुंचाने का और हर चीज का ध्यान रखने की स्कीम थी। अब इसी में जो हमने एक बात कही कि आपको ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाते हैं जहाँ पे खेल बहुत ही नियमित रूप से और ये बहुत ही संतुलित रूप से और ये बहुत ही संगठित रूप से नहीं पहुँचा है। तो स्पंदन का एक उसमें स्कीम में थी, इसको हम कह सकते हैं कि एक वर्टिकल था इंक्लूसिविटी का। तो इंक्लूसिविटी में बॉर्डर एरियाज़ को चयन किया गया। हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। भारत के जो सीमांत प्रदेश हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, ये एक विशेष स्कीम थी कि हम वहाँ के लिए हम कंपटीशन सपोर्ट दे सकते हैं, तो हम उसकी फंडिंग करते हैं। CAPF जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो लोग इसके लिए रेडी भी हैं और उन लोगों ने बहुत सारे खेलों का आयोजन भी किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और साथ ही साथ अभी आप भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको हम लोग वाइब्रेंट विलेज कहते हैं। तो वही सीमांत भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से जो पिछड़े गांवों का चयन करके उनको वाइब्रेंट विलेजेस बनाया गया है, वहाँ पे भी हम खेल का आयोजन कर रहे हैं। तो जनता न सिर्फ खेल करके उन कंस्ट्रक्टिव गतिविधियों में लिप्त हो रही है, बल्कि वहाँ से प्रतिभाओं का एक कह लें कि चयन होने की संभावना भी बन रही है। साथ ही साथ स्पंदन ऐसे इलाकों में भी सपोर्ट कर सकता है जहाँ पे अभी थोड़े से कानून की समस्याएं हैं, थोड़ा आतंकवाद की समस्या है। तो अगर माओवादी आतंकवाद से जूझ रहे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम ऐसे आयोजन कर सकते हैं और जनता को एक मौका दे सकते हैं कि वो टेंशन वाले माहौल से निकल के थोड़े रोमांच वाले माहौल में आए। रिमोट इंडिया में कोई फ्यूचर ओलंपिक चैंपियन हो सकता है जिसके पास ना कोच है ना अकेडमी। स्पंदन उस टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई और कैसे सपोर्ट करेगा? नया वाला जो खेलो इंडिया भी भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, इसको तो हम खेल जगत की क्रांति से कम कुछ नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज 8 गुना ज्यादा बजट सपोर्ट है, 8 times। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट 10 times मोर खेलो इंडिया एथलीट बना सकते हैं हम। पहले जो आपको खेलो इंडिया एथलीट मैंने बताया था जिनको सरकार वजीफा देती है, वो 3000 की संख्या थी मैक्सिमम। अब हम 30,000 खेलो इंडिया एथलीट बना सकते हैं, यानी उनको पूरा सपोर्ट रहेगा, उनको एक रत्ती एक पैसा भी नहीं खर्च करना होगा। भारत सरकार उनका सारा वो खर्च उठाएगी। साई के जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, NCOEs, STCs, अभी तो नए वाले स्कीम में आप देखेंगे कि हर जिले पे हमने खेलो इंडिया सेंटर की बात की थी ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल भी बनाएंगे ताकि रेजिडेंशियल स्कूल रहे और बच्चे सिर्फ खेल भी सके और पढ़ भी सके। और उन्हीं में से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन होगा। भारत सरकार उनको पैसा देगी ताकि उनका न्यूट्रिशन सपोर्ट भी गारंटी कर सके, कोच रहेगा उनको आगे प्रशिक्षण देने के लिए। तो अब ये पूरा जो खेलों का इकोसिस्टम है ये और व्यापक हो गया। मैं इसको 720 डिग्री का सपोर्ट बोलता हूँ। उसकी वजह क्या है? अब पहले तो हमने कोच पे ध्यान नहीं दिया था, आपको याद है, कोच के लिए कोई अलग स्कीम नहीं थी। हालांकि हमने PCA डाला था, लेकिन नए वाले स्कीम में कोचों के लिए, कोचेस के लिए एक प्रावधान है। कोच को हम न सिर्फ ट्रेन करेंगे, नए कोचेस बनाएंगे, कोचेस को हायर करने की स्कीम रखेंगे, स्टेट को सपोर्ट देंगे कि NSF को सपोर्ट, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सपोर्ट देंगे कि वो कोच हायर कर सके। तो वो कोच का एक पूरा सिस्टम खड़ा होगा, सिर्फ कोच तक की बात नहीं है। स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ, पूरा स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ जिसमें बायो मैकेनिक्स, पूरी मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस आती है। और माइंड यू, आजकल का खेल ऐसा है कि बिना स्पोर्ट्स साइंस के आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो पूरा स्पोर्ट्स साइंस का सिस्टम हम खड़ा करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, नए नए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट पैदा करेंगे और उनको इन NCOEs और ये जो खेलों की अकेडमीज है उन सभी जगह पे डिप्यूट करने का काम भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो ही रहा है। पहले वाले स्कीम से 300 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, अभी वाली स्कीम उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। तो कमिंग बैक टू स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि स्पंदन कैसे टैलेंट आइडेंटिफाई करेगा, तो जो नई वाली स्कीम है उसमें हमारी TIDC जो है वो तो लिमिटेड हो गई, मान लो कि कम लोग हैं। अभी हम कम्युनिटी कोचेस भी नए वाले स्कीम में उनको भी ट्रेन करेंगे, हायर करेंगे और उनके माध्यम से काम करेंगे।
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक जोनल कमेटी बनेगी। वो जोनल कमेटी वो ज़्यादा ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे वो ज़्यादा सक्षम होगी जाने के लिए। तो ऐसी कमेटीज़ हैं, ऐसे टैलेंट स्काउट्स बनाए जाएंगे। टैलेंट स्काउट्स जो है गांव-गांव तक उनकी पहुंच होगी और वहां से ये जो खिलाड़ी हैं उनका देखा जाएगा कि हाँ उसमें उसकी बॉडी इस प्रकार की है कि इस खेल के लायक है या दूसरे खेल के लायक है, और ये इसके अंदर ये चीज़ें हैं। एक टेस्ट होता है, वैसी चीज़ें हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम में लेते आएंगे। तो इस प्रकार से उनका चयन होगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने ट्राइबल एथलीट्स को नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। आपके हिसाब से इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के लिए ये इनिशिएटिव कितना इंपॉर्टेंट है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का एक जो प्रेरणा थी, उनका एक ये कह लें कि उनकी एक आइडिया था और एक विज़न था कि खेलों को ऐसे क्षेत्रों में ले जाना और खेलों को ऐसे समुदायों में ले जाना, ऑर्गेनाइज्ड खेलों को, जो अब तक इससे वंचित रहे हैं या उनको एक्सपोजर कम हुआ। उसी प्रेरणा से हम लोगों ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम को शुरू किया। ये एक ऐसा समुदाय है जो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ पे पहुँच विहीनता है, बहुत आसान नहीं है एक्सेसिबिलिटी। तो साथ ही साथ अभी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं अभी वो उतने एडवांस नहीं हैं। कई ऐसे क्षेत्र आप पाएंगे कि जहाँ पे लिटरेसी लेवल या एजुकेशन लेवल अभी उतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने इसीलिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ का इसीलिए चयन किया गया। वहाँ पे जो हमारे जनजातीय समाज है उनकी आबादी पूरे आबादी का 32% है, और पूरा नॉर्थ छत्तीसगढ़, पूरा साउथ छत्तीसगढ़ जनजातीय लोगों से ही भरा पड़ा है, और वो वही लोग वहाँ पे मेजॉरिटी में हैं। और ये उनको एक मौका देने का प्रयास था, एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास था कि हम उनको अवसर दें, एक ऑर्गेनाइज्ड खेल उनके बीच ले जाएं, और वहाँ से वाकई बहुत सारे प्रतिभाशाली एथलीट आइडेंटिफाई हुए। सर, एक तरफ ओलंपिक मेडल्स का टारगेट है और दूसरी तरफ मल्लखम्ब जैसे इंडिजिनियस स्पोर्ट। तो खेलो इंडिया दोनों को कैसे बैलेंस करेगा? खेलो इंडिया के अंतर्गत एक PRITG स्कीम भी थी, प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजिनस एंड ट्राइबल गेम्स। तो मल्लखम्ब वो इंडिजिनस खेल यानी स्वदेशी खेल में आता है। और हमारी एक सुस्थापित, सुविचारित और ये कह लें कि बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजी है कि सारे स्वदेशी खेलों का हम उन्नयन करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और उनके लिए कम्पिटिटिव माहौल बनाएंगे। तो मल्लखम्ब उसी तरह का खेल है। ये कई जगह बहुत ही लोकप्रिय है और ये हमारे नियमित खेलों का हिस्सा है। अभी तो हम खेलो इंडिया स्वदेशी खेल भी शुरू करने वाले हैं जो अगले साल होगा, तो उसमें भी एक हिस्सा रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है जो हर साल होता है अंडर 18, उसमें भी एक नियमित हिस्सा है। सिर्फ मल्लखम्ब ही नहीं, योगासन भी है, थांगटा भी है जो उत्तर पूर्व का खेल है, और गटका है जो पंजाब का मार्शल आर्ट है, कलरीपयट्टू है जो अगर आपने इंडियन फिल्म देखी होगी तो उसमें जो कमला हासन जो मार्शल आर्ट दिखाते हैं वो कलरीपयट्टू थी, जो केरला का मूल आर्ट है। तो ये सारे हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने नागालैंड की एक कुश्ती है, वहाँ की रेसलिंग है, लोकल कुश्ती, उसको भी आयोजित कर रहे हैं। नागालैंड सरकार का उसमें प्रस्ताव भी आया है। तो इस प्रकार से हम सारे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। खेलो इंडिया से निकले एथलीट्स जब इंटरनेशनल पोडियम पर मेडल्स जीतते हैं, क्या आपको लगता है कि ग्रास रूट्स टू ग्लोबल पाइपलाइन अब रिजल्ट देने लगी है? बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। 2018 से मान लें कि हम खेलो इंडिया की विधिवत प्रारंभ हुआ, उसका विधिवत प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम पहला हुआ था, उसको बाद में हम लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया। खेलो इंडिया उस गेम से शुरुआत हुई थी और आज स्थिति ये है, हमारा पिछला ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, हमारे जितने मेडलिस्ट थे उसमें से 3 मेडलिस्ट खेलो इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं या थे उस समय। तो उन्होंने जो शुरुआत की है, मनु भाकर स्वयं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में खेल चुकी हैं, खेलो इंडिया एथलीट रह चुकी हैं, और टोटल 3 लोग जो थे उसमें खेलो इंडिया एथलीट थे। उनके साथी निशानेबाज जिन्होंने वो मेडल जीता था मनु के साथ, वो भी खेलो इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं। एक हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल,
वो खेलो इंडिया का हिस्सा थे। अभी आपने कॉमनवेल्थ का देखा होगा कि भारत ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया इसमें, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा, जबकि बहुत कर्टेल्ड, बहुत ट्रंकेटेड टाइप का था। और भारत के जो स्ट्रेंथ वाले खेल है ना, शूटिंग नहीं था, रेसलिंग नहीं था, उसके बावजूद भारत ने आशातीत प्रदर्शन किया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हम लोगों का अनुमान था कि शायद 25 जीत सकेंगे, क्योंकि बहुत ही कम खेल हैं, एथलेटिक्स में भी बहुत कम थे, लेकिन भारत ने so far as I am able to recall 39 मेडल्स जीते। और उन 39 मेडल्स में से 16 मेडल हमारे खेलो इंडिया एथलीट हैं। सो ग्रास रूट टू जो एलीट वाली पाइपलाइन मैंने आपको 360 डिग्री सपोर्ट और अब 720 डिग्री सपोर्ट के माध्यम से बताई थी, ऑफ कोर्स इट्स फंक्शनिंग एंड फंक्शनिंग वेरी वेल। फिट इंडिया का अल्टीमेट सक्सेस आप कैसे डिफाइन करेंगे, और 10 साल बाद एक फिटर इंडिया कैसे दिखना चाहिए? मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसकी शुरुआत की, और इसका ध्येय क्या था? ध्येय से ज़्यादा इसका एक कहने की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था? भारत सरकार को ये इल्म है, ये ज्ञान है कि अभी जिस तरह का जीवन शैली आम भारतीय की है, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेस बड़ी कॉमन है। अभी क्या है, सड़क चलते आप किसी भी बंदे को रोक लें कि भाई तेरे को शुगर तो नहीं है, आप पूछोगे तो 3 में से 1 बंदा जरूर बोलेगा कि शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, एटसेट्रा। सो लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेस बहुत हो गई हैं। भारत सरकार का यही एक ध्येय था इसमें कि हम फिट इंडिया एक मुहिम शुरू करें, एक आंदोलन शुरू करें और लोगों को फिटनेस एक्टिविटी की ओर इंस्पायर करें, वो आएँ, उससे प्रेरित हों और कोई फिटनेस एक्टिविटी को ग्रहण करें। और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़, जो मैंने शुरू में बोला था, जो इसमें लिखा भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ स्लोगन है, उसका आशय यही है कि फिटनेस एक्टिविटी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ आधा घंटा भी कर लोगे ना रोज़, तो आप फिट रह सकते हो और आपको जो जीवनचर्या जनित रोग हैं वो आपको फिर पकड़ने वाले नहीं हैं। तो आपने जो उसकी बात की कि 10 साल बाद हम क्या देखते हैं, मैं उतना 10 साल तक का सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो अगले मोमेंट का सोचता हूँ। मेरा अगला मोमेंट ये है कि हम संडेज ऑन साइकिल करते हैं, माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की प्रेरणा से, कि साइकिलिंग एक्टिविटी को हम शुरू करें, क्योंकि ये ऐसी फिटनेस एक्टिविटी है विच इज़ काइंड ऑफ ईजियर टू अडॉप्ट, इट डजंट गिव एनी पेन टू योर जॉइंट्स एंड ऑल, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू एंड इट्स अ फन ऑल्सो। तो हमारा अगला मोमेंट ये है कि हम जो संडेज ऑन साइकिल करते हैं, 100 में से कम 5 लोग, 10 लोग इसको अडॉप्ट करें, कोई फिटनेस एक्टिविटी अडॉप्ट करें। वहाँ पे हम जुम्बा कराते हैं, जो कि फिटनेस एक्टिविटी, योग कराते हैं, फिटनेस एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स जोन लगा होता है, खेल जोन, वो एक फिटनेस एक्टिविटी है। तो हम बहुत सारी फिटनेस एक्टिविटी से उनको एक्सपोज करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग उसको प्रेरित होते हैं। आज दिल्ली में लोग चाहते हैं कि हम संडेज ऑन साइकिल पे आएँ, साइकिलिंग करें। वो जो फन है, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, हम लोग कम्युनिटी के साथ क्यों करते हैं? आप अकेले अगर हो तो आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है ना, कि आप रैशनलाइज कर लोगे कि अरे यार संडे है, अरे यार आज तो वर्किंग डे है, वो ना हर चीज़ का एक रैशनलाइजेशन आपको मिल जाएगा। आप अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू गो टू जिम, टू एनी फिटनेस एक्टिविटी, टू साइकिलिंग, टू रनिंग, व्हाटएवर। बट ये कम्युनिटी एक्टिविटी में क्या होता है, एक दूसरा बंदा आपको प्रेरणा देता रहता है कि चलते हैं। तो आज दिल्ली में ये स्थिति है कि हमारी संडेज ऑन साइकिल पे बहुत सारे लोग आते हैं एंड मेनी ऑफ देम हैव एक्चुअली एक्टिवली अडॉप्टेड दिस साइकिलिंग थिंग, रनिंग थिंग, वॉकिंग थिंग। सो हमारा जो विज़न यही है कि 10 साल में तो मतलब ये पूरे भारत के लोग, जो वेस्टर्न में जैसा कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैसा कल्चर आ जाए और लोग फिटनेस को पूरा समर्पित रहें। स्कूली बच्चों से इसकी शुरुआत होनी है। अभी हम स्कूल सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं फिट इंडिया के अंतर्गत। उसमें क्या होगा कि हम स्कूल को 3 स्टार और 5 स्टार सर्टिफिकेट्स देंगे कि कौन सा स्कूल बच्चों की फिटनेस का ध्यान रखता है, कौन सा स्कूल खेलों का ध्यान रखता है, सो दैट एज अ पेरेंट माई चिल्ड्रन इफ दे आर फिटर, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक दैट। सो एक पेरेंट्स के लिए एक कह लें कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है कि ये स्कूल अच्छा है यार, ये इसको 5 स्टार मिला है या 3 स्टार मिला है, ये एक्टिविटी कराता है और माई चाइल्ड विल बी हेल्दियर हियर। सो healthier India, that's what we want. And we want it tomorrow, we want it
आई मीन 10 साल तो ठीक है, पूरा भारत में हर व्यक्ति हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसको अडॉप्ट करे। थैंक यू सो मच मयंक सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए और जो आप और आपकी टीम इंडिया के लिए काम कर रही है उससे इंडियन स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट लग रहा है और काफ़ी ब्राइट होने भी वाला है। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एंड टीम इंडिया ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.